फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम विंग्स आईएएस। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक आर्टिकल जो कि एथिक्स, जो आपका जीएस पेपर 4 है, उससे रिलेटेड है। और इसमें जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे एम वेंकैया नायडू जी, वो 75th इंडिपेंडेंस जो हमारा सेलिब्रेशन हुआ है रिसेंटली, उससे रिलेटेड उन्होंने बात करी है। जो टाइटल है वो ये है कि इंडिया को स्वराज मिला था, जो इंडिपेंडेंस है वो 1947 में मिला था। लेकिन अभी जो जरूरत है इंडिया की, वो है सुराज की। और जो सुराज जो वर्ड है, सु प्लस राज, मीन्स गुड गवर्नेंस। इसकी संकल्पना महात्मा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद सारे नेताओं ने लगातार लिया है और उसके बारे में लगातार बात करते रहे हैं। लेकिन वेंकैया नायडू जी का जो एक कथन है इसमें कि हमें अब सुराज के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए काम करना है, केवल इंडिपेंडेंस हमें अब कोई भी नया वैल्यू नहीं देता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि क्या बात की जा रही है इनके द्वारा। बिफोर दैट, ये मेरा सामान्य छोटा सा परिचय है। सुभाष मिश्रा, मैं फाउंडर हूँ विजडम विंग्स आईएएस का एंड एजुकेटर हूँ। मेरे एजुकेशन के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रिसर्च पेपर्स इन रेप्यूटेड जर्नल्स। क्वालिफिकेशंस में यूजीसी नेट, यूपीपीसीएस इंटरव्यू, यूपीएससी के कई सारे प्री और मेंस को लिखा मैंने। यूपीएससी सीडीएस को क्वालिफाई किया, रिटन लेवल एंड ऑल। तो चलिए देखते हैं कि वेंकैया नायडू साहब क्या कह रहे हैं। एम वेंकैया नायडू साहब ये कह रहे हैं कि हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारा फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम का इंडिया है, उसको किस तरीके से अब अचीव किया जाए। जो उन्होंने इगैलिटेरियन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुत सारे नेताओं ने, नेहरू, गांधी, टैगोर, बहुत सारे लोगों ने बात की है। इगैलिटेरियन का मतलब ये है कि एक ऐसा इंडिया जिसमें कि सारे धर्म, सारे जाति, सारे महिला पुरुष के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो और सबके बीच में सामंजस्य बना रहे, एक सामाजिक समरसता हो और सारे लोग इंडिया के उत्थान के लिए काम करें। वैसा वाइब्रेंट, वैसा प्रॉस्पेरस, वैसा इगैलिटेरियन इंडिया का जो आइडियल है, उसको अचीव करना फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम के लिए बहुत जरूरी है। और नेहरू जी ने कहा भी था कि ये इंडिया का ट्रस्ट विद डेस्टिनी होगा। इसको उन्होंने महात्मा गांधी जी के अगस्त 8 1942, जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके स्लोगन से भी वो जोड़ते हैं कि डू और डाई, करो या मरो। उसमें उन्होंने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जगाई थी लोगों के दिलों में। और ये एक अपसर्ज था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। और इंटायर नेशन एक तरीके से एकजुट होकर तैयार हो चुका था अंग्रेजों को भगाने के लिए। ये जो कलेक्टिव विल है इंडियन लोगों का, उनके अंदर जो वो ऊर्जा अंदर भरी थी, दागी गई थी, और उसका जो उबाल हुआ, वही अगस्त 15 1947 को इनएविटेबली फ्रीडम दिलाया इंडिया को। 80 साल के उस क्लेरियन कॉल के बाद, गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट के, और लगभग 75 साल के बाद, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हमें पॉन्डर करना चाहिए कि अब हमारे पास कौन कौन सी नई समस्याएं हैं, या जो पुरानी समस्याएं या चैलेंजेस है उसको अब तक हमने क्यों नहीं खत्म किया। उसी पक्ष में वो बात करते हैं कि अहिंसा या नॉन वायलेंस, वेपनाइजिंग अहिंसा और नॉन वायलेंस का जो यूज किया था गांधी जी ने, कॉलोनियल टायरनी या ब्रिटिशर्स के जो रिप्रेसिव एटीट्यूड था उसको हटाने के लिए, वो हमारा कॉर्नर स्टोन बना था फ्रीडम स्ट्रगल में, जो जिसमें कि हमने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की संकल्पना ली। वो गांधी जी का मोरल फिलॉसफी बना और उन्होंने मासेस को गैल्वेनाइज किया, सबको एकजुट किया। यही जो अहिंसा का सिग्निफिकेंस है, मंत्रा है, वो हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशनल इथॉस का पार्ट रहा है हमारे ग्रेट नेशन का। और इसी के अंदर हम देखते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में हमने स्लोगन्स दिए थे, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, और ये सब पावरफुल सिंबल भी बने हमारे। चरखा, राखी, सॉल्ट, खादी, ये सब बाइंडिंग फोर्स बन गया था हमारे मासेस के लिए। ये सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं हमारे पेट्रियोटिज्म की भावना, नेशनलिज्म की भावना, कम्युनिटी की भावना, क्रिएटिविटी की भावना,
फ्रैटर्निटी की भावना और रिप्रेशन के अगेंस्ट में उठने की भावना और जो एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी है जिसको खादी और चरखा दिखाता है, ये सब की भावना फिर से जगाने की जरूरत है। जो फादर ऑफ नेशन जो बापू थे, उन्होंने और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने वैलियंटली फॉट किया था, सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को लार्जर कॉज के लिए। और जो कि बॉन्ड थे, वो लोग नॉन वायलेंस से बॉन्ड थे, प्रिंसिपल्स थे, और उन्होंने कभी भी एक हाथ नहीं उठाते हुए बिना भी लूटर्स और प्लंडर्स को जो है भगाया था। जो इन्वेडर्स हैं इंडिया के, वो बहुत बहुत हजारों हजार साल से इन्वेड करते रहे, लूट करते रहे, प्लंडर करते रहे, और एक ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन छोड़ा उन्होंने, एक दाग छोड़ा इंडिया पे, एक स्कार छोड़ा इंडिया पे। तो जो फिलॉसफी ऑफ डिवाइड एंड रूल है ब्रिटिशर्स का, जो सागा है, जो कहानी है डिसयूनिटी एंड पैसिव रेसिस्टेंस का, ये सब सारे हमारे जीवन में एस्ट है। इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये भी बात की कि एक ग्लोइंग एक्सेप्शंस भी रहा है कि पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की अल्लूरी सीतारामा राजू, वीर पांडियन कट्टबोम्मन, लचित बोरफुकन और रानी अबक्का, इन सब लोगों का जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और इसके बारे में लगातार अब कॉमन जो हमारा पॉपुलर कॉन्शियंस है, जैसे सिनेमा, उसमें RRR फिल्म बनती है अल्लूरी सीताराम राजू के सेक्रीफाइस पे, लक्ष्मी बाई पे फिल्म बन रही है, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी। और अब लोगों को पता चल रहा है कि इनके क्या डीप योगदान रहे हैं, इनके जो करेज है, इनका जो ग्रिट है, पेट्रियोटिक जील है, वो लोकलाइज हुआ है अब लोगों के जेहन में। और ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने रूट से जुड़े, हम अपने एंशियंट कल्चर को एक डाइवर्स मीन्स के तौर पे इम्प्लाई करें, हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के थ्रेड को बनाए रखने के लिए, जिससे कि पूरी की पूरी जो आत्मा जुड़ती है, जो जो लोगों की फ्रैटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है वो जुड़ता है। 75 साल की जर्नी के बाद इंडिया एज अ फ्री नेशन अब एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट के साथ खड़ा है पूरे वर्ल्ड के सामने। और ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी देखा जाना चाहिए कि अब हमारा जो जर्नी है 75 सालों में, एक रेजिलियंस का, ना टूटने की भावना और होप, जो हमारी आशावादिता है उसको दर्शाता है। अब जो ये जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहा है, हमारे मोटिवेट कर रहा है लगातार कि हमारे जो बेंचमार्क होने चाहिए वो लगातार हायर एंड हायर होने चाहिए, हमारे जो ह्यूमन एंडेवर्स हैं वो सारे स्फीयर्स में होने चाहिए, हमें फोकस्ड होना चाहिए टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी में भी। और यही चीज हमारे जो हमारा लार्जर पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि लगभग सारे विश्व में सबसे ज्यादा टैलेंटेड, आज आप देख रहे हैं जितने भी कंपनीज हैं, चाहे आप एप्पल देखें, गूगल देखें, अमेजन देखें, सब जगह पे इंडियंस जो है वो कर रहे हैं। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स या कांग्रेस मेंबर्स हैं, उसमें आप देखें, रिपब्लिकन्स देखें, उसमें आपको दिखेगा। तो इसीलिए इंडिया जो है वो लिवरेज कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड को, और वो रियलाइज करेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कि यूथ की पावर है। यहाँ इंडिया में लगभग 65% से ज्यादा लोग 35 ईयर्स से कम के हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए ही अब हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमें इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कराएगा। तो हमारे इस हिस्टोरिक ओकेजन पे जो 75 साल का हमारा अमृत काल चल रहा है, उसमें हमें अब स्वराज के साथ साथ जो हार्ड अर्न किया हमने स्वराज, इंडिपेंडेंस, अब उसमें एक कड़ी हमें स्वराज की भी जोड़ने की जरूरत है, जिसपे सतत काम करने की जरूरत है। और वो स्वराज हमें ग्रास रूट लेवल पे, जो गांव है, जो सोसाइटी है, जो कल्चर है हमारा लोकल, उसमें जो हमारे मेलेडीज हैं, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, लिटरेसी, अशिक्षा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है, करप्शन है, और जो इनइक्वालिटी है डिफरेंट तरीके की, उसको स्टैम्प आउट करने के लिए सुराज की जरूरत है। सुराज मीन्स जो गुड गवर्नेंस है, गुड एंड फेयर गवर्नेंस। Governance holds the key to development if we are to build a truly egalitarian society rid of all inequalities। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में पढ़ने की जरूरत है कि गुड गवर्नेंस जो सुराज है वो हमें उस तरीके के पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे ले जाएगा जिसमें कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, समतावादी सोसाइटी का जन्म होगा, जहां इनइक्वालिटी का कोई नाम नहीं है। इसी कड़ी में उन्होंने बात की है कि जो हमारा कल्चरल इथॉस है, जो हमारा एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन है, वो परमिएट करता है आइडिया ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी, इंक्लूसिविटी। जो इक्वालिटी है, समानता की भावना, यूनिटी जो हमारी एकता की भावना, इंक्लूसिविटी सबको साथ लेने की जो भावना है,
गाइडेड बाय ए स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो नेशन को एक तह में पिरोने की बात होती है नेशनलिज्म में, वो हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हम अपने एंसेस्टर्स की तरफ मुड़ के देख के कर सकते हैं कि एक स्ट्रांग और वाइब्रेंट नेशन हम इसके थ्रू बना सकते हैं। इसमें हम एक यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली राजस्थान ने जो हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ एज अ राइट, फंडामेंटल राइट की बात करी है, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जो हमें पता है कि आर्टिकल 21A एजुकेशन पे लगातार हम फोकस कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है सुराज के लिए। रूरल इंडिया को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। जो ग्रामीण जो इंडिया है वो 70% है, और लगातार हमें उसे अर्बनाइज करने की ज़रूरत है, उसे अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, फास्ट ट्रैक करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर डेवलपमेंट नैरेटिव में, ग्लोबलाइज्ड कल्चर में, ग्लोकलाइजेशन में, ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्शन है उसमें हमें इनहेरेंटली इसको देखने की ज़रूरत है। प्रमोशन ऑफ मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा है उसको प्रमोट करना रिवोल्यूशनाइज करेगा एजुकेशनल लैंडस्केप को। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंक्लूसिव और इक्विटेबल, समतावादी और समानतावादी और सबको साथ लेने की जो भावना है, उसमें अगर हम एजुकेशन में देखें तो मदर टंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अनबॉन्डेड ग्रीड जो हमारा है, वो इरिवर्सिबल डैमेज, जो कि बिल्कुल ही जिसको पाटा नहीं जा सकता, जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता एनवायरनमेंट में, वो क्रिएट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना हो चुका है जो हम देखते हैं। उसमें हमें कंजर्वेशन इज आवर ओनली होप फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, एंड वी मस्ट डायरेक्ट आवर कलेक्टिव एनर्जीज टुवर्ड्स दिस एंड विद मिशनरी जील। एक मिशनरी जील होना चाहिए। कंजर्वेशन को हमें प्राइम इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और इसी पक्ष में, इसी परिप्रेक्ष्य में हमें एंशिएंट कल्चर क्या सिखाता है कि स्क्रिप्चर्स आर द मिरर ऑफ कॉस्मिक विजन ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर। हमने वर्शिप किया है एंशिएंट कल्चर में डिवाइन एलिमेंट, जो रिवर है, माउंटेन है, होली प्लांट है, ट्रीज है। इन सब चीजों को पहले ट्राइबलिज्म के एस्पेक्ट से देखा जाता था, आदिवासी चीजों के हिसाब से देखा जा सकता था। लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंटलिज्म है, पर्यावरणवाद है, उसमें सबसे बड़ी चीज अब ये देखी जा रही है। और यही महानता है इंडियन सोसाइटी एंशिएंट कल्चर की। So we have to go back to our moorings to draw inspiration and strive to secure the future of succeeding generations. In other words, we need to preserve nature and protect our culture for a bright future. यहाँ पे जो वेंकैया नायडू साहब ने बात करी कि नेचर और कल्चर, इन दोनों का एक अन्योन्याश्रय संबंध है, एक बिल्कुल ही कनेक्टिविटी यहाँ दिखती है जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। An overpowering transcendent emotion of love for Bharat Mata binds us all when we recount the glorious phases of our freedom movement. Duty impels us to revisit our rich past by informing ourselves of the contribution made by our great freedom fighters. Less known freedom fighters to realize their common dream for of a free India. जो कम से कम जो जिनके बारे में सुना गया उसको भी याद करने की जरूरत है, उनके सेक्रीफाइसेस को याद करने की जरूरत है। तो it is our moral responsibility to collectively put our shoulders to the wheel and devote ourselves to the overarching ideal of building a vibrant, prosperous, and egalitarian India of their dreams. तो इन्होंने बताया है कि ये हमारा एक नैतिक मूल्य और नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कलेक्टिवली खड़े हों, कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये सुभाष चंद्र बोस जो कहा करते थे, वो हमें ओवर आर्चिंग आइडियल जो हमारा है वाइब्रेंट, प्रॉस्पेरस और एगैलिटेरियन इंडिया का, उसको बनाने में मदद करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक पीस है ऐसे के लिए भी, और एथिक्स, पर्टिकुलरली जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए। इसमें तो बहुत सारे लाइंस हैं जिसको आप लिख सकते हैं, इसमें से नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कमेंट, और आगे भी लगातार मैं आपके लिए इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो लाता रहूँगा, रिकॉर्ड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।